नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 25 जुलाई 2023 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन वीडियो है ये। 25 जुलाई डेट आ गया है और 30 जुलाई आ जाएगा। वहाँ से 60 दिन आपके एग्जामिनेशन के बचेंगे, गिन के 60 दिन होंगे पूरी। तो एग्ज़ाम में आपका समय है नहीं, पीटी एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और पीटी आपका सितंबर में होगा और दिसंबर में आपका मेंस एग्जामिनेशन हो जाएगा। तो समय बिल्कुल नहीं है, साल के 7 महीने निकल चुके हैं आपके हाथों से। तो जो भी करना है आपको तैयारी अभी अच्छे से करना चाहिए। अब कोई समय बचा ही नहीं है आपको कि भाई कुछ समय बिता लिया जाए कहीं और। अगर पढ़ना है तो सही तरीके से पढ़िएगा। 30 सितंबर को ही आपका पीटी एग्जामिनेशन है। हम लोग न्यूज़पेपर डिस्कशन में क्या क्या डिस्कस करेंगे आज, तो देखिए एक एडिटोरियल होगा जो आपके लिए होगा, एक एडिटोरियल होगा। उसके अलावा न्यूज़ एनालिसिस करेंगे बहुत सारे का, और बिहार स्पेशल का अंत में हम लोग न्यूज़ डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए चैनल को, क्योंकि हिंदी माध्यम में बीपीएससी के रिगार्डिंग हम लोग ही सबसे अच्छे न्यूज़पेपर डिस्कशन लाते हैं। और सुबह से ये दूसरा वीडियो होगा। सुबह एडिटोरिया बिहार का आपका स्पोर्ट का न्यूज़ मैंने अपलोड कर दिया था। रेगुलर पढ़ने की आदत डालिए, रोज़ 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे कम से कम पढ़ना पड़ेगा। मिनिमम कह रहा हूँ, बढ़ाने के लिए आप इसको 10 घंटे भी बढ़ा सकते हैं। ओके, हेडलाइन क्या है? हेडलाइन देखने के बाद हम लोग एडिटोरियल डिस्कशन पे चल लेंगे। मणिपुर मुद्दे पर सरकार चर्चा के लिए तैयार है और अमित शाह ने बोला है। देखिए, आपको पता होगा कि 2 नियम मैं समझा चुका हूं जो पिछले लेक्चर में आपको, कि लोकसभा के नियम 176 और नियम 267। ओके, और लोकसभा का नियम कौन सा? ये दोनों तो राज्यसभा का नियम है। और लोकसभा का नियम 184 के लिए विपक्ष क्या है? लोकसभा में नियम 184 तो राज्यसभा में 267 के तहत मांग पर अड़ा हुआ है। ये दोनों मैं समझा चुका हूँ, फिर भी एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। 176 के तहत होता है कि अल्पकाल के लिए चर्चा होगी, थोड़ी देर बातचीत कर लिया, 1 घंटे 1.5 घंटे आधे घंटे बात कर लिया किसी मुद्दे पर, बस। लेकिन 267 के नियम के तहत क्या होता है राज्यसभा में, कि सभी काम को साइड में किया जाए। और 267 नियम के तहत होता है कि केवल और केवल इसी मुद्दे पर बहस होगा अब। तो ये विपक्ष मांग कर रहा है कि इस पर थोड़ा सा अच्छे से बहस कीजिए। लेकिन सरकार तो सरकार है, वो अड़ी हुई है कि नहीं, हम बहस ही नहीं करना चाहते। कोई एक राज्य पूरा जल गया है और सरकार के पास बहस को समय नहीं है। उतने देर वो फ़ोटो खिंचवा लेंगे किसी और मुद्दे पर। खैर चलिए, हमें राजनीति में नहीं उलझना, जो भी है यही चल रहा है। तो नियम आप ध्यान रखिएगा, 267 267 और 176 नियम है राज्यसभा का, और 184 नियम जो है ये किसका है? लोकसभा का है। ओके, डिस्कशन के लिए है ये। लोकसभा राज्यसभा का अलग अलग नियम होते हैं। इन नियमों से सवाल सामान्य तौर पर नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन कोई चीज़ चर्चा में है तो हमें पता होना चाहिए, इसलिए मैंने बता दिया था। अब हम लोग चलते एडिटोरियल डिस्कशन पर। एडिटोरियल डिस्कशन में देखते हैं कौन सा एडिटोरियल है आज आपके लिए। देखिए, फाइनेंशियल एक्सप्रेस में एक एडिटोरियल आया हुआ है जो भारत के खनन से सब जुड़ा हुआ है, कि भारत में खनन को लेकर कौन कौन सी चिंताएं हैं, किन किन क्षेत्रों में खनन हो रहा है, किस प्रकार से खनन हो रहा है, इसको आज हम लोग देखेंगे डिटेल से। एक बार इस मैप को देखिए ध्यानपूर्वक। क्या दिख रहा है आपको? ये भारत देश है अपना, अपने देश का मैप तो पहचानते ही होंगे। ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको, ये जो क्षेत्र आपको दिख रहे हैं ना, अगर आप इस फोटो को एक बार दिमाग में छाप लेंगे तो आपको ये याद रहेगा कि भारत के किन किन क्षेत्रों में मिनरल्स पाए जाते हैं। आपको पूरा उत्तर का मैदान लगभग में खाली दिखेगा, इसमें मिनरल्स नहीं के बराबर पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए, ब्रह्मपुत्र के मैदान में भी कम मिनरल्स देखने को मिलते हैं आपको। मिनरल्स कहाँ कहाँ पर दिख रहे हैं? देखिए, राजस्थान गुजरात का इलाका है पूरा, ये अरावली के श्रेणी है जहाँ पर मिनरल्स खूब सारे पाए जाते हैं। पठारी भाग जहाँ भी होगा वहाँ पर मिनरल्स खूब सारे पाए जाएंगे अपने देश में। ये कौन सा है? तो ये छोटा नागपुर का पठार का भाग है। ये देखिए, बिंद की श्रेणी और अलग अलग एमपी का भाग है। ये भी आपका दक्कन का पठार का क्षेत्र है। ये महाराष्ट्र के इलाके हैं। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर मिनरल्स पाए जाते हैं। कर्नाटक, महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान, गुजरात और इन्हीं सब इलाकों मुख्य रूप से अपने देश में मिनरल्स पाए जाते हैं, प्रमुख रूप से मैं कह रहा हूँ। बाकी असम का ये क्षेत्र जो है, यहाँ पर पेट्रोलियम वगैरह पाया जाता है, पेट्रोलियम वगैरह पाया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पेट्रोलियम देखिए लिखा हुआ है। ये देखिए, पेट्रोलियम ऑयल के लिए निशान बनाया हुआ, वही निशान यहाँ भी बनाया हुआ है। तो एक बार इस पर अगर आप ध्यानपूर्वक देख लेंगे तो आपको ये अंदाजा होगा किन किन राज्यों में मिनरल्स पाए जाते हैं प्रमुख रूप से ये क्षेत्र हैं। रूर प्रदेश वगैरह की संज्ञा किसको दी जाती है? रूर प्रदेश उसको कहा जाए, बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। ये छोटा नागपुर को कहा जाता है भारत का रूर प्रदेश, मिनरल्स का रूर प्रदेश कहा जाता है, जो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और थोड़ा सा हिस्सा इसका बिहार में भी आता है, ये प्रदेश है। ओके, अब देखते हैं क्या है। खनिज बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन है जो मूलभूत उद्योग के लिए आवश्यक कच्चे माल के रूप में कार्य करते हैं। किसी राष्ट्र के समग्र औद्योगिक विकास के लिए खनन उद्योग का विकास आवश्यक है। भारत के खनन उद्योग में सकल घरेलू उद्योग मतलब जीडीपी के वृद्धि और विदेशी मुद्रा आय अर्जन को उल्लेखनीय रूप से प्रभावित किया है तथा भवन अवसंरचना, मोटर वाहन, बिजली जैसे उद्योग को उचित दरों पर आवश्यक कच्चे माल उपलब्ध कराने के माध्यम से प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त देने की क्षमता भी किसमें है? तो भारत के खनन उद्योग में। ये इंट्रोडक्शन हो गया। मजबूत घरेलू मांग,
वैश्विक विनिर्माताओं के बीच अपने संबंधों को भारत में स्थानांतरित करने की बढ़ती रुचि के साथ भारत के पास विनिर्माण के लिए एक वैश्विक केंद्र में उभरने का एक व्यापक अवसर मौजूद है। पूरी दुनिया इंटरेस्ट ले रही है हमारे देश में, इकोनॉमी में हमारी इंटरेस्ट ले रही है, तो हमारे पास ये मौका है, क्यों नहीं इस मौके को भुनाया जाए और हम मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में भी बन सकें। अभी तक हम सेवा सेक्टर में प्रमुख हैं और कृषि के सेक्टर में भी हम प्रमुख हैं, बहुत सारी चीज़ों का हम निर्यात करते हैं उत्पादन करके, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में अभी भी हम पिछड़े हुए हैं। इसी को बढ़ाने की भारत सरकार कोशिश कर रही है, 100 जतन लगा रही है कि मैन्युफैक्चरिंग भी भारत में बूम हो जाए। धातुओं के मामले में भारत के विशाल क्षमता देश के आकर्षण को बढ़ाती है। हालांकि भारत के विशाल खनिज भंडार के बावजूद इसका खनन क्षेत्र अभी भी लीगेसी संबंधी मुद्दों, पूर्व के निर्णय, कृत्य आदि के परिणाम स्वरूप वर्तमान परिदृश्य से प्रभावित हैं। हमारे पास बहुत सारा कुछ है, लेकिन अभी भी हमारे पास चुनौतियां भी बहुत सारे विद्यमान हैं, जिसके कारण से हम अभी सारा खनन भी नहीं सही से कर पा रहे हैं। और क्या दिक्कत आ रही है, जो दिक्कत खनन कर भी रहे हैं तो उसका ढंग से उपयोग नहीं हो पा रहा है। भारत के खनन क्षेत्र का वर्तमान परिदृश्य क्या है, अपने खनन क्षेत्र जो है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आजकल, उसका वर्तमान परिदृश्य क्या है, वर्तमान में किस प्रकार से वो काम कर रहा है। 90 के दशक के शुरुआत के बाद भारत का आर्थिक उदारीकरण, पता ही है आपको, कल ही वो डेट था, आज ही डेट है शायद, जिस दिन मनमोहन सिंह जी ने पहली बार एलपीजी को पेश किया था। एलपीजी तो पता ही होगा, 1991 में। 90 के दशक शुरुआत के भारत के आर्थिक उदारीकरण और राष्ट्रीय खनिज नीति 1993 ने भारत में खनिज अन्वेषण के लिए निजी निवेश का मार्ग प्रशस्त किया था। उससे पहले खनिज क्षेत्र में निजी निवेश नहीं होता था। उससे पहले भारत की सरकार की जो अलग अलग पीएसयू होती थी वो सब काम क्या कौन करती थी, तो भारत सरकार की पीएसयू वगैरह ही करती थी। नए मानदंडों के अनुसार निजी कंपनियां पहले आओ पहले पाओ प्रणाली के तहत भारत में अन्वेषण परमिट के लिए आवेदन कर सकती है, जिससे उन्हें किसी भी खोजे गए खनिज का पता लगाने और फिर उसका खनन करने और बिक्री का अधिकार प्राप्त होगा। किसको प्राप्त होगा, तो कंपनियों को। पहले आओ पहले पाओ का मतलब क्या होता है कि पहले जाओगे तो आपको पहले पट्टा मिल सकता है, आप खोद के निकाल सकते हो या खोज भी कर सकते हो और उसको बेच भी सकते हो। 12वीं पंचवर्षीय योजना को ध्यान में रखिएगा के अंतर्गत कार्य समूह के वर्ष 2011 की रिपोर्ट में खनिज अन्वेषण के क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने में एफसीएफएस प्रणाली के महत्व को रेखांकित किया गया। पहले आओ पहले पाओ को रेखांकित। 12वीं पंचवर्षीय योजना कौन सा था, तो 2012 से 2017 तक चला था, ये अंतिम पंचवर्षीय योजना था। इसके बाद कोई पंचवर्षीय योजना लाया ही नहीं गया, पंचवर्षीय योजना को ड्रॉप कर दिया गया भारत सरकार के द्वारा। ओके। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2012 में अपने निर्णय में कहा कि प्राकृतिक संसाधन आवंटन की एफसीएफएस पद्धति हेरफेर, पक्षपात और दुरुपयोग के लिए अति संवेदनशील है। उसने बोला कौन सी कंपनी पहले आई कौन सी बाद में आई, ये कौन डिसाइड कर रहा है। इससे तो ये होगा कि सरकार की जब मर्जी जिसको मर्जी उसको बोलेगा कि ये पहले आए थे और इनको आवंटित कर दिया जाए। इसको लेकर किसने अब सवाल उठाया, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इसमें आगे कहा कि उच्च जोखिम और उच्च निवेश के साथ नीलामी निजी निवेश को बाधित करती है। ये किसने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। खान व खनिज विकास विनिमय अधिनियम 1957 क्या है, तो वर्ष 2015 के संशोधन ने खनिज आवंटन के लिए एफसीएफएस के आधार को नीलामी को प्रतिस्थापित कर दिया गया। ये जो पहले आओ पहले पाओ का था, इस सिस्टम को इस अधिनियम ने 2015 ईस्वी में समाप्त कर दिया। ओके, 2015 में इस अधिनियम में संशोधन करके समाप्त कर दिया गया। भारतीय अर्थव्यवस्था में खनिज खान कितना बड़ा योगदान देता है एक बार देख लीजिएगा। खनिज खनन, मिनरल्स माइनिंग आर्थिक विकास पर प्रभाव डालने वाले सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। वेरी गुड। रोजगार सृजन के मामले में यह कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। देखिए, आपको पता होगा कि अपने देश में सबसे ज़्यादा रोजगार कहाँ पर क्रिएट होता है, तो प्राइमरी सेक्टर में, और उसके बाद कौन सा होता है, सेकेंडरी सेक्टर में, सबसे अंत में टर्सरी सेक्टर आता है, जिसका इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा योगदान है, वहाँ पर सबसे कम रोजगार क्रिएट होता है। और जिसका इकोनॉमी में सबसे कम योगदान है प्राइमरी सेक्टर का, वहीं पर सबसे ज़्यादा बेरोजगार क्रिएट होता है। तो प्राथमिक सेक्टर में भी दो आते हैं, एक कृषि आता है, कृषि को प्राथमिक क्षेत्र, एक नॉन कृषि भी आता है जिसमें खनन वगैरह आते हैं। तो कृषि के बाद भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार कहीं पर मिलता है, तो कौन सा क्षेत्र है, तो वो यही क्षेत्र है। कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार का क्षेत्र कौन सा है, खनन का क्षेत्र है, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 11 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान करता है, लगभग 55 मिलियन लोगों की आजीविका को बनाए रखा हुआ है। खुद सोच लीजिए कितना बड़ा क्षेत्र है ये। भारत खनन क्षेत्र भारत के लिए अवसर कौन कौन से हैं, एक बार इसको देख लीजिए। यहाँ से डेटा वगैरह अगर आपको थोड़ा आइडिया भी रहेगा तो GS2 पेपर में जनरली आपसे पूछा जाएगा, ज्योग्राफी के पेपर में, और पहले भी पूछा गया है। इसी में आपको बिहार को ऐड करके पूछ लिया जाता है, इसीलिए मैं एक टॉपिक करवा रहा हूँ, कोई इरेलेवेंट टॉपिक नहीं करवा रहा हूँ। तो अगर आपको थोड़ा भी आइडिया रहेगा क्या है क्या नहीं, तो 2-4 फैक्ट आप देश लेवल का लिखकर, बाकी बिहार का लिखकर आप सवाल को पूरा कर सकते हैं। क्या है भाई भारत का परिदृश्य। भारत लौह अयस्क उत्पादन के मामले में विश्व स्थान पर चौथे में है। चौथा पोजीशन हमारा किस में है, तो लौह अयस्क के क्या बोलते हैं उत्पादन में। आयरन ओर की बात हो रही है, आयरन ओर की बात हो रही है। ओके। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक हैं हम।
कोयला उत्पादन में कौन से स्थान पर? दूसरे पर। कोयला उत्पादन पहला कौन सा है? तो चीन है पहला। दूसरा कौन सा है? तो भारत है। फिर भी हमें बाहर से आयात करना पड़ता है कोयला। भारत में संयुक्त एल्यूमीनियम उत्पाद प्राथमिक और द्वितीयक वित्त वर्ष 2021 में 4.1 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष के स्तर पर था। इस प्रकार भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। वर्ष 2023 में भारत में विस्तारित विद्युतीकरण और समग्र आर्थिक विकास के कारण खनिज की मांग में 3% तक बढ़ने की संभावना भी है। भारत सरकार विद्युतीकरण का विस्तार कर रही है, रेलवे से लेकर और गांव वगैरह में भी लोगों के लिए भी सब जगह विद्युतीकरण का विस्तार हो रहा है। समग्र आर्थिक विकास भी डेवलपमेंट हो रहा है। NH बहुत सारे बन रहे हैं, रेल बहुत सारे बन रहे हैं, फैक्ट्रियाँ बहुत सारी स्थापित हो रही है और बहुत ज़्यादा विनिर्माण पर खर्च हो रहा है, एयरपोर्ट वगैरह बन रहे हैं। तो क्या है, खनिज वगैरह की जो मांग है देश में वो 3% से करीब में बढ़ने वाला है अपने देश में। ओके, भारत इस्पात और एल्यूमीनियम के मामले में उत्पादन और रूपांतरण लागत में उचित लाभ की स्थिति रखता है। उसकी रणनीतिक अवस्थिति विकसित देशों के साथ साथ तेजी से विकास कर एशियाई बाजार में निर्यात संभावनाओं को सक्षम बनाती है। स्टील के उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है, आपको पता होना चाहिए। पहला है चीन का स्थान, दूसरा है भारत का। तीसरे स्थान पर है भारत, तीसरे स्थान पर है भारत, या दूसरे पर एक बार देख लीजिएगा, दूसरे पर है, तीसरे पर जापान है शायद। पहले जापान था दूसरे स्थान पर, लेकिन भारत ने उसको स्टील के उत्पादन में रिप्लेस कर दिया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, अगला क्या है, भारत में खनन क्षमता का अन्वेषण क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, अन्वेषण को लेकर बातचीत हो रही है कि क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों हमें और खनन क्षमता बढ़ाने की ज़रूरत है। देखिए अब क्या हो, उसका कारण क्या है? सतत परिवहन के लिए, आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह की तेज़ी से होगा, तो इसके लिए लिथियम, कोबाल्ट, निकेल व ग्रेफाइट की मांग उच्च होगी। इसलिए भी हमें मिनरल्स को और भी ज़्यादा खनन करना पड़ेगा। इसके साथ ही इस्पात के रूप में लौह अयस्क, एल्यूमिनियम के स्रोत के रूप में बॉक्साइट, कॉपर की मांग भी अधिक होगी, क्योंकि इनका उपयोग सभी प्रकार के वाहनों में किया जाता है और वाहन की खरीद धीरे धीरे भारत में बढ़ रही है, क्योंकि लोगों का इनकम बढ़ रहा है। इनकम बढ़ने से क्या होता है, आपका उत्पादन बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि मांग बढ़ जाती है। मांग और उत्पादन का ही सारा खेल है। सहज ऊर्जा संक्रमण के लिए, विशेष रूप से ऊर्जा संक्रमण, खनिजों की मांग में भारी वृद्धि का अनुमान है, जो आंशिक रूप से उन्नत रसायन सेल, बैटरी, सोलर PV मॉड्यूल, बड़े घरेलू उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए प्रोडक्शन लिंक प्रोत्साहन योजनाओं भागीदारी से प्रेरित होंगे। ये सब कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो क्या करेंगे, मिनरल्स और खनन की जो मांग है उसको बढ़ाने वाले हैं। इसलिए हमें पहले से तैयार रहना होगा। नवीकरणीय ऊर्जा के लिए भी हमें अलग अलग खनिजों की संपदा की जरूरत होगी। भारत वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता प्राप्ति का लक्ष्य रखा हुआ है। ये आपको पता होना चाहिए, जो सौर एवं पवन क्षमता से पूरा किया जाएगा। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का अध्ययन है कि तटवर्ती पवन संयंत्र को गैस संचालित विद्युत संयंत्र की तुलना में 9 गुना अधिक खनिजों की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए हमें क्या चाहिए, हमें और भी ज़्यादा खनन वगैरह सब चाहिए। आपको जो कमियां आ रही है खनन के उत्पादन, वो भी मैंने बता दिया है। और क्या है, ये सब तो आपको तकनीक के क्षेत्र में बदलाव हो रहा है उसके कारण से चाहिए। जैसे पवन ऊर्जा वगैरह के लिए दुर्लभ जो मृदा तत्व होते हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। और पारंपरिक भी ऐसे क्षेत्र हैं जिसके कारण से खनन और खनिज के मांग में बढ़ोतरी हो रही है। आवास, अवसंरचना, परिवहन क्षेत्र और इन सब की चीज़ों का बढ़ावा हो रहा है, देश में धीरे धीरे बढ़ रही है क्षेत्र। इसलिए क्या हो रहा है, जो खनिज है उसकी मांग धीरे धीरे बढ़ रही है। अब चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं? विनियामक संबंधी चुनौतियाँ हैं। भारतीय कानून किसी खननकर्ता और किसी राज्य में खनिज के लिए 10 वर्ग किलोमीटर से अधिक के क्षेत्र में खनन पट्टे रखने की अनुमति ही नहीं देता है। खनन पट्टा जो है वो 10 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा की अनुमति ही नहीं देती है भारत सरकार, तो कैसे खनन करेगा? हालांकि इस सीमा को कुछ राज्यों तक विस्तारित किया गया। केंद्रीय स्तर पर यह सीमा प्रमुख कंपनियों को नीलामी भाग लेने से बाधित करती है। अपर्याप्त खनिज अन्वेषण भी है भारत में, भी हमें पता ही नहीं है कि कहाँ कहाँ पर कौन से खनिज हैं। बहुत सारे अन्वेषण नहीं हुए हैं भारत में। तांबा, जस्ता, सीसा, सोना, चांदी जैसे गहराई में स्थित खनिजों का अन्वेषण भारत का काफ़ी व्यय जो है वो कम रहा है, हम नहीं करते हैं इन चीज़ों का। आयात पर उच्च निर्भरता अभी भी हमें बाहर से मंगाना पड़ता है। 2021 में खनिज और धातुओं का आयात पर भारत का $157 बिलियन का खर्चा था, जो बहुत ही ज़्यादा था। दोहरा कराधान भी है, रॉयल्टी ऑन रॉयल्टी के रूप में दोहरे कराधान की समस्या है। एक ही कंपनी को दो बार कर चुकाना पड़ता है। इसके कारण से क्या हो रहा है, देश में खनिज और खनन संबंधी जो चिंताएँ हैं वो और भी बढ़ रही हैं। अगला क्या है, अधिक अनुकूल बनाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए हैं? हाल ही में खान मंत्रालय ने भारत में विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए आवश्यक 30 अत्यंत आवश्यक खनिजों की सूची जारी कर दी है। मैंने आपको बताया था इन आवश्यक खनिजों का उपयोग कहाँ पर होता है, रक्षा और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण उद्योग में बहुत ही ज़्यादा उपयोग होता है। इससे भी थोड़ा सा सुविधा मिलेगा। अन्वेषण मॉडल में बदलाव करने की भी मांग हो रही है। निजी कंपनियों को प्रोत्साहित करने का काम करी भारत सरकार। एक स्वतंत्र नियामक संस्था का भी गठन कर रही है और ये आपको पता होना चाहिए था, इसलिए मैंने इसको बता दिया है। ये आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अगले टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। अगला जो न्यूज़ है वो आपका किससे संबंधित है, तो ये ज्ञानव्यापी मस्जिद जो है इसी का क्या हो रहा है, सर्वे हो रहा है ASI के द्वारा।
तो एएसआई के बारे में आपको बता देता हूँ, बाकी सर्वे की और चीज़ें हमारे जानने की नहीं है, हमारे एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर रोक लगा दी, 26 जुलाई शाम 5 बजे तक के लिए रोक लगा दी। एएसआई के सर्वे हो रहा था उस दौरान रोक लगाया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो हमें एएसआई के बारे में पता होना चाहिए, इससे जुड़े हुए सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत के पुरातात्विक अनुसंधान और संरक्षण के लिए एक प्रमुख संगठन है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रमुख कार्य राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अन्वेषण का रखरखाव करना है। इस कृतिक प्राचीन स्मारक, पुरातात्विक स्थली और अवशेष अधिनियम 1958 के प्रावधानों के अनुसार यह देश में सभी पुरातत्व गतिविधियों को विनियमित करने का अधिकार भी किसके पास है? तो एएसआई के आसपास है। और 1862 ईस्वी के आसपास, 1862 में इसका स्थापना हुआ था। अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसकी स्थापना की थी 1861 ईस्वी में। 1861 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी अलेक्जेंडर कनिंघम ने, इसको ध्यान रखिएगा। और भारत में पुरातत्व के जनक उन्हीं को कहा जाता है। और क्या है, इसके अतिरिक्त प्राकृतिक स्मारक, पुरातत्व स्थल और ये सब पता ही दिया आपको मैंने। यह पूरा अवशेष और बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 को भी विनियमित करता है। और क्या है सबसे मुख्य, ये किस मंत्रालय के तहत काम करता है? तो संस्कृति मंत्रालय का अधीन ये एएसआई जो है ये काम करती है। ओके, एएसआई के बारे में ये कुछ छोटे फैक्ट हैं जिसको याद रखिएगा। अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में याद रखिएगा। 1861 को भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि पीसीएस वालों ने 1861 और अलेक्जेंडर कनिंघम वगैरह के बारे में पूछा हुआ है आपके एग्जामिनेशन में। अगले टॉपिक पर हम लोग चलते। अगला न्यूज़ आपका पीटी फैक्ट से जुड़ा हुआ है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि सिंगापुर के 7 उपग्रहों को 30 जुलाई को लॉन्च करेगा भारत। 30 जुलाई को भारत का जो इसरो है वो फिर से सैटेलाइट को लॉन्च करने की तैयारी में है। और क्या लिखा हुआ, भारत सिंगापुर के DSSR उपग्रह समेत 7 उपग्रहों को PSLV C56 कार 56 PSLV क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। लॉन्च व्हीकल जिस गाड़ी का इस्तेमाल, जो सैटेलाइट होते हैं उनको अंतरिक्ष में भेजा जाता है, उसी को क्या कहा जाता है? सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। एक GSLV है अपने पास, जो काफ़ी पावरफुल रॉकेट है। ये रॉकेट होते हैं, ये क्या करते हैं? सैटेलाइट को अंतरिक्ष में छोड़ते हैं, उसके बाद ये रॉकेट वापस नहीं आते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। कार 56 का मतलब क्या होता है? ये 56 बार अब तक उड़ान भर चुकी है, यही होता है इसका मतलब। ओके, क्या है इसमें? देखिए लिखा हुआ, प्रक्षेपण रविवार 30 जुलाई को सुबह 6:30 बजे भारतीय अंतरिक्ष इसरो के श्रीहरिकोटा से किया जाएगा। अन्य छोटे उपग्रहों में कौन कौन से उपग्रह हैं? तो वोलेक्स AM और आर्केड स्क्यूब 2 और न्यूलोन गैलेसिया, और ये सब कुछ उपग्रह हैं जिनको भेजा जाएगा। तो आपसे पीटी में क्या पूछा जाएगा? हाल ही में इसरो ने 30 जुलाई 2023 को किस देश के 7 उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है? तो सिंगापुर के 7 उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया है। इसको ऐसे ही ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इस तरह के सवाल PCS वाले पूछते रहते हैं। अगला टॉपिक क्या है आपका? तो देखिए अगला टॉपिक है आपका डेन्यूब नदी के बारे में, जिसमें मुझे आपको बताना है। यूक्रेन ने मॉस्को पर वगैरह हमला वगैरह का चल रहा है। रूस यूक्रेन का आपको पता ही है, रोज़ वो लोग हमला करते एक दूसरे पर। देखिए क्या लिखा हुआ है, रूसी हमले में दक्षिणी यूक्रेन के डेन्यूब नदी पर बंदरगाह का अनाज भंडार नष्ट हो गया है। तो डेन्यूब नदी के बारे में बता देता हूँ। ये यूरोप की वोल्गा नदी के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है। और वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है, लेकिन डेन्यूब जो है ये यूरोपियन यूनियन की सबसे बड़ी नदी है। यूरोपियन यूनियन की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? डेन्यूब है। इसके किनारे बहुत सारे देशों की राजधानी भी अवस्थित है। ज्योग्राफी में आप लोग पढ़ते भी होंगे। डेन्यूब नदी का उद्गम ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से होता है, अपना मुहाना काला सागर बनाती है। ये सब तो आपने पढ़ा ही होगा यूरोप के मानचित्रण में। तो अब मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रो दे दूंगा, जिससे आपको याद हो जाए, रिवाइज हो जाए, फिर हम लोग अगले टॉपिक पर चल लेंगे। ये विकिपीडिया का पेज है, तो इस पर बहुत ही खराब हिंदी लिखी रहती है। दुनिया में सबसे खराब हिंदी विकिपीडिया वाला ही लिखते हैं। देखिए डेन्यूब जो जर्मन भाषा की है, यूरोप में बहने वाली एक नदी है। ये जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पहाड़ों में स्थित, ये इसको काट दीजिए, ब्लैक फॉरेस्ट पहाड़ों में स्थित दोआनेसिंगंग कस्बे के पास से शुरू होती है, फिर दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई, और कितना किलोमीटर लिखा हुआ है? 2872 किलोमीटर की यात्रा की लंबाई में यह 5 मध्य और पूर्वी यूरोपीय देशों की राजधानियों से गुजरती है। कौन कौन से? फिर देखिए, यूक्रेन, रोमानिया में एक डेल्टा नदीमुख बनाकर ब्लैक सागर में, जो काला सागर है, उसमें गिर जाती है। डेन्यूब 10 देशों से गुजरती है या उनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर स्थित है। कौन कौन से 10 देश हैं? जिसमें 5 राजधानी इसके किनारे में है। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, माल्डोवा, यूक्रेन, रोमानिया।
प्राचीन काल में कुछ अरसे के लिए ये रोमन साम्राज्य की सरहद होने के लिए भी प्रसिद्ध थी। वोल्गा नदी के बाद डेन्यूब जो है यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो ब्लैक फॉरेस्ट जो है पर्वत आपका वहाँ से निकलती है ये, और काला सागर में अपना मुहाना बनाती है। कुल 10 देशों को टच करती है ये, अलग अलग शहरों की राजधानियाँ भी इसके तट पर स्थित हैं। इसको आप ध्यान में रखिएगा, डेन्यूब नदी को यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। वोल्गा नदी कहाँ से निकलती है? तो वोल्गा नदी रूस से निकलकर आकर कहाँ पर गिर जाती है? तो ये ब्लैक सागर में गिरती है, काला सागर में आकर गिर जाती है। तो ये आपको पता होना चाहिए था डेन्यूब नदी के बारे में। अगले टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। अगला जो टॉपिक है ये आपका शेड्यूल्ड ट्राइब से जुड़ा हुआ है। शेड्यूल्ड ट्राइब जो जनजातीय लोग होते हैं आजकल चर्चा में है, उनके खिलाफ हिंसा भी होती है। मध्य प्रदेश से बहुत सारे न्यूज़ आपने सुने होंगे कि जो आदिवासी समुदाय के लोग होते हैं उनको हिंसा मतलब मारा गया, पीटा गया वगैरह जो भी है। और भी न्यूज़ है जिसके कारण से चर्चा में है कि देखिए क्या लिखा हुआ है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के संस्कृति पर्यटन विकास मंत्री ने राज्यसभा में देश की जनजातीय सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा, संरक्षण और प्रचार के उद्देश्य सरकार द्वारा की गई विभिन्न योजनाओं तथा कार्यक्रमों का उल्लेख किया है। राज्यसभा में मंत्री जो हैं पूर्वोत्तर क्षेत्र के, उन्होंने इसका उल्लेख किया है। तो इससे जुड़ा हुआ सवाल आपसे पूछा जा सकता है। भारत में जनजातियों के सशक्तिकरण के लिए हालिया प्रयास कौन कौन से हैं? क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र, भारत सरकार ने 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की है जो नियमित आधार पर देश भर में विविध सांस्कृतिक गतिविधियों और कार्यक्रम के आयोजन के लिए उत्तरदायी हैं। कितने क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना हुई है? तो 7। ओके, देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। ये केंद्र देश भर में जनजातीय भाषा संस्कृति के संरक्षण में भी सहायता करेंगे। अब इन 7 केंद्रों को देख लीजिए कहाँ कहाँ पर है। पटियाला, नागपुर, उदयपुर, प्रयागराज, कोलकाता, दीमापुर और तंजावुर मुख्यालय के साथ इन परिषदों की स्थापना की गई है। क्षेत्रीय त्यौहार, सांस्कृतिक मंत्रालय के तहत प्रत्येक वर्ष क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों के माध्यम से कई राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव और कम से कम 42 क्षेत्रीय त्योहारों का, जनजातीय त्योहारों का आयोजन किया जाता है। ऐसा किसने बोला है? तो मंत्री जी ने राज्यसभा में ऐसा सबको बताया है। इन गतिविधियों का समर्थन करने के लिए सरकार सभी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों का अनुदान स्वरूप सहायता भी प्रदान करती है। जनजातीय भाषाओं को भी प्रचार प्रसार करने की सरकार कोशिश कर रही है और जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को भी अनुदान प्रदान किया है, ऐसा सरकार ने बताया है। इसके बाद क्या बताया है कि जनजातीय अनुसंधान सूचना शिक्षा संचार कार्यक्रम योजना के इसके तहत जनजातीय समुदाय के संस्कृति, कलाकृति, रीति रिवाज, परंपराओं को बढ़ाने के उद्देश्य से TRUEC योजना के लिए प्रतिष्ठापित संस्थाओं को वित्तीय सहायता भी प्रदान किया जा रहा है। एकलव्य मॉडल आपको पता होगा, एकलव्य मॉडल स्कूल है और संग्रहालय। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने जनजातीय छात्रों की शिक्षा का समर्थन करने के लिए लगभग 750 एकलव्य आवासीय मॉडल को स्थापित करने का भी काम शुरू किया है। जनजातीय मंत्रालय के तहत ये काम किया जा रहा है। आवासीय जनजातीय स्कूल स्थापित किए जाएंगे जिसमें जनजातियों के बच्चों को शिक्षा दीक्षा दी जाएगी। सरकार ने आदिवासी लोगों के वीरतापूर्ण देशभक्ति कार्यों को स्वीकार करने के लिए 10 जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय म्यूजियम को भी मंजूरी दी गई है। आदिवासी अनुदान प्रबंधन प्रणाली, यह मंत्रालय द्वारा राज्यों को दिए गए अनुदान की भौतिक व वित्तीय प्रगति की निगरानी करती है तथा धनराशि के वास्तविक उपयोग को ट्रैक कर सकती है। जनजातीय गौरव दिवस, वर्ष 2021 में जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती को चिन्हित करने के लिए 15 नवंबर को आपका PT फैक्ट हो गया है, 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अन्य संबंधित सरकारी योजनाएं कौन कौन सी हैं इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, इनको पढ़कर जाइएगा एग्जामिनेशन में। ट्राइफेड है जो क्या करती है, जनजातीय फूड और उत्पाद वगैरह जो वन के होते हैं उनको पूरे दुनिया भर में प्रदर्शित करती है और बेचने का काम करती है। जनजातीय स्कूलों का डिजिटल परिवर्तन, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह का विकास, PBTG पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स जो होते हैं, ये मैं पढ़ा चुका हूँ, इसका भी विकास का काम सरकार कर रही है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को जनजातीय क्षेत्रों में लागू किया गया, उनके आय को बढ़ाने की भी कोशिश की जा रही है। अनुसूचित जनजातियों संबंधित संवैधानिक प्रावधान कौन कौन से हैं भाई, उनके लिए संविधान में कौन कौन सा चीज़ है? तो भारत का संविधान जनजाति शब्द को परिभाषित करने का प्रयास तो नहीं करता है, हालांकि अनुसूचित जनजाति शब्द को अनुच्छेद 342I के माध्यम से संविधान में प्रस्तुत किया गया है। इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा जनजातीय आदिवासी समुदाय या जनजातीय आदिवासी समुदाय कुछ हिस्सों या समूहों को निर्दिष्ट कर सकते हैं। ये शक्ति किसके पास है? तो ना तो संसद के पास है, ना राज्यपाल के पास है, किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास ये शक्ति दी गई है कि ट्राइब्स के सूचियों को जारी किया जाए और घोषित किया जाए कि ये ट्राइब्स हैं या नहीं है। ये किसकी शक्ति है? राष्ट्रपति की शक्ति है। लेकिन राष्ट्रपति के पास किसकी शक्ति होती है? तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम करते हैं राष्ट्रपति महोदय। संविधान की 5वीं अनुसूचित क्षेत्र वाले प्रत्येक राज्य में जनजातीय सलाहकार परिषद की स्थापना का प्रावधान करती है।
शैक्षणिक और सांस्कृतिक सुरक्षा उपाय, देखिए मणिपुर वगैरह में जो हिंसा हो रहा है उसके कारण भी जनजातीय सुरक्षा को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद चल रहा है देश भर में, तो इसको लेकर भी ध्यान में रखिएगा इसको। अनुच्छेद 15(4), 29, 46 और अनुच्छेद 350 इन सभी में बात की गई है जनजातियों को लेकर अलग अलग चीज़ों की, आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं। राजनीतिक सुरक्षा 330 के तहत लोकसभा में उनके लिए सीटों का आरक्षण है, 332 के तहत राज्य विधानसभा में और 243 के तहत पंचायतों में उनके लिए सीटों को आरक्षित किया गया है। प्रशासनिक सुरक्षा 275 के तहत ये अनुसूचित जनजाति कल्याण को बढ़ावा देगी, उन्हें बेहतर प्रशासन प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को विशेष धनराशि देने का प्रावधान भी करती है। 275 के तहत विशेष धनराशि राज्य सरकार को दिया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा जनजातियों के कल्याण के लिए। समस्या कौन कौन सी है? भूमि का अधिकार नहीं है, उनका भूमि सुरक्षित नहीं है, सामाजिक आर्थिक पहुंच का अभाव है, आज भी वो वन में रहते हैं बेचारे या शहरी इलाकों में भी रहते हैं तो बहुत दयनीय स्थिति में रहते हैं, शिक्षा की पहुंच नहीं है, शिक्षा अंतराल अभी तक नहीं पहुंची है, शोषण व बंधुआ मजदूरी होता है उनके साथ, इंसान मानने को तैयार नहीं है हम, तभी इतनी विभत्स घटनाएँ हम उनके साथ करते हैं। सांस्कृतिक क्षरण भी है, उनके पारंपरिक प्रथाओं का क्षरण हो रहा है धीरे धीरे, युवा पीढ़ी जो है वो अपनी ही मान्यताओं को नहीं मान रही है और प्रतिनिधित्व का भी अभाव है, उनका प्रतिनिधित्व नहीं है संसद से लेकर और राज्य विधानमंडल तक में उनका प्रतिनिधित्व का अभाव है। जो उनका नेता बनता है वही उनका शोषक भी बन जाता है आगे चलकर। तो इन्हीं चीज़ों के कारण जनजातियों के सामने बहुत सारी कठिनाइयां हैं। अगले टॉपिक पर हम लोग चलते हैं, बिहार स्पेशल से जुड़ा हुआ अगला टॉपिक है अपना। क्या है बिहार स्पेशल में आज का न्यूज़? वीडियो थोड़ा छोटा ही होगा क्योंकि बहुत सारे न्यूज़ आज नहीं थे पेपर में। फिट इंडिया क्विज 2022 में केंद्रीय विद्यालय मोतिहारी पूर्वी चंपारण के 2 छात्र हुए हैं सम्मानित। यहाँ से पीटी में आपके सवाल पूछ सकता है। 23 जुलाई 2023 को बांदा मुंबई स्थित वीकेसी में केंद्रीय युवा मामले, खेल, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के केंद्रीय विद्यालय मोतिहारी के स्कूल के 2 छात्रों को फिट इंडिया क्विज स्टेट राउंड के दूसरे एपिसोड में उनकी सफलता पर सम्मानित किया है। प्रमुख बिंदु क्या है? विदित अनुराग सिंह ठाकुर बिहार सहित 36 राज्य केंद्र शासित प्रदेश के 72 स्कूली छात्रों को फिट इंडिया क्विज स्टेट राउंड के दूसरे एपिसोड में उनकी सफलता के लिए सम्मानित किया। इसमें 72 छात्र आप अपने राज्यों में टॉप स्थान हासिल करने वाले हैं और फिट इंडिया क्विज के राष्ट्रीय दौरे प्रतिस्पर्धा करेंगे जो स्टार स्पोर्ट और डिज्नी हॉटस्टार वगैरह पर प्रसारित किया जाएगा। फिट इंडिया प्रतियोगिता 2022 से पूर्वी चंपारण जिले के केंद्रीय विद्यालय मोतिहारी के स्टूडेंट सम्मी, जस्सी एवं हिमांशु कुमार ने स्टेट फाइनल में जीत हासिल करके जिले का गौरव बढ़ाया। तो ये आपको पता होना चाहिए था। ये 2 बच्चे हैं जिनको पुरस्कार मिला है और यहाँ से आपके पीटी में फैक्ट में पूछा जा सकता है कि पीटी में कि भाई ये बताओ कौन सा इसमें कौन 2 छात्र हैं जो चयनित हुए हैं। तो बिहार स्पेशल के लिए आज यही न्यूज़ था। ओके, और आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस में यही थोड़े बहुत ही न्यूज़ थे। अगले वीडियो में आपको जल्दी मिलता हूँ मैं। थैंक यू सो मच आप सभी का।